हिंदू मैरिज एक्ट 1955, म्यूचुअल डाइवोर्स सेक्शन 13B। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स है सेक्शन 13B, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, जो डाइवोर्स से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, ये 1976 में अमेंडमेंट हुआ था इसका भी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है 1 ईयर सेपरेशन। 1 ईयर सेपरेशन मीन्स कि हस्बैंड और जो वाइफ है उनको 1 ईयर तक सेपरेट रहना होगा। दे लिव अंडर वन रूफ और दे लिव सेपरेटली। इट इज़ नॉट नेसेसरी दे लिव सेपरेटली। ठीक है, बट दे आर नो कोहैबिट्स, दे आर नो फिजिकल रिलेशन बिटवीन देम एंड देर इज़ नो कंजुगल राइट्स ओके बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। अब इसमें सेपरेट भी रह सकते हैं आप लोग या अंडर वन रूफ भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 ईयर में कम से कम आपको 1 ईयर ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको म्यूचुअल डाइवोर्स लेना है और दोनों को अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना है। ठीक है, फाइल जॉइंट पिटिशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों 1 साल अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में वो लोग फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में पिटिशन फाइल करते हैं कि भाई हम लोगों को डाइवोर्स चाहिए और हम इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ये फाइल करते हैं एप्लीकेशन तो उसमें तमाम चीज़ें डिटेल्स में देना होती है, जैसे कि भाई आपके तमाम मैरिज से रिलेटेड चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, डेट्स, उसके प्लेसेस और आपके चिल्ड्रंस, आपके एसेट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द मैरिज, और उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चों के कितने बच्चे, मेल फीमेल हाउ मेनी, और उसमें तमाम डिटेल्स जैसे कि भाई मेंटेनेंस, कस्टडी, और उसके अंदर सेक्शन 125 में जो आता है CRPC में, उससे रिलेटेड चीज़ों के जो सेटलमेंट्स है, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, जो भी है तमाम चीज़ों का उसमें डिटेल्स देना होता है आपको एसेट्स के बारे में, और वाइफ के जो स्त्री धन के रिलेटेड में तमाम चीज़ों को आपको उसमें मेंशन करना होता है। तो तमाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और तमाम एसेट्स, जो भी चीज़ रिलेटेड आपकी मैरिज से है, वो तमाम चीज़ें आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है जब एप्लीकेशन आप फाइल करते। तब आप उसमें फाइल करने के बाद में आपको फर्स्ट अपीयरेंस के लिए कोर्ट बुलाता है। हस्बैंड और वाइफ को दोनों को उसमें जाना होता है कोर्ट में, बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। दे प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं या जज जो भी है उसमें अथॉरिटी, वो लोग आपसे एक ओरल स्टेटमेंट लेते हैं। फर्स्ट अपीयरेंस आपको कोर्ट में होकर आपको स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाना होता है, तमाम चीज़ें आपकी ओरली पूरी तमाम डिटेल्स देना होता है उसमें। तमाम डिटेल्स आपको रिलेटेड विद दी हर चीज़ जो भी आपने एप्लीकेशन में फ़ाइल की, तमाम रिलेटेड विद दी चिल्ड्रंस, मेंटेनेंस, एलिमनी, और तमाम जो भी रिलेटेड विद दी स्त्री धन के बारे में, आपके ऑर्नामेंट्स, एसेट्स, जो भी चीज़ है उसके बारे में तमाम चीज़ें ओरली वो लोग जिस चीज़ आपने एप्लीकेशन में फ़ाइल की उसके बारे में डिटेल्स में आपको बोलना होता है। तो आपका ओरली स्टेटमेंट दोनों पार्टीज़ का रिकॉर्ड किया जाता है उसके अंदर, और रिकॉर्ड करने के बाद में आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है कि भाई कूलिंग पीरियड। 6 मंथ कूलिंग पीरियड्स, जो 6 मंथ के लिए कूलिंग पीरियड होता है उसके अंदर वो आप लोग को टाइम देते हैं कि भाई आप अच्छे से सोच लो, समझ लो, और आप सोच समझ के उसके बाद में फ़ैसला करो। तो उस पीरियड में कोर्ट भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी कर लेता है, जो भी उसको ज़रूरत होती है उस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, और तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में वो आपको सेकंड अपीयरेंस के लिए बुलाता है। पर उसमें आपने जब फाइलिंग की है उसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट है कि आपके जब तमाम चीज़ें जो है दूसरे कोर्ट में कोई मैटर्स नहीं होना चाहिए, आपके तमाम सेटलमेंट्स कंप्लीट होने जाने चाहिए, और किसी भी कोर्ट में, पुलिस स्टेशंस में कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पेंडिंग नहीं होना चाहिए, और उसको तमाम विड्रॉल कर लेना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए कहीं भी अगर आपके ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है तो। और आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तमाम एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो तमाम चीज़ें आपको दे देना होता है। सेकंड अपीयरेंस के लिए कोर्ट फिर से आपको बुलाता है आपके 6 महीने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में, और फिर से एक बार आपको पूछा जाता है उस समय। सेकंड अपीयरेंस में भी वही तमाम चीज़ें पूछी जाती जो फर्स्ट में पूछी गई। तमाम चीज़ें आपको पूछने के बाद में आपको फाइनलाइज़ किया जाता है कि भाई आप क्या कहना चाहते, क्या नहीं कहना चाहते। अगर आप बोलते कि हाँ भाई नहीं, अब हम लोग नहीं रहना चाहते और हम इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, मैरिज को ख़त्म करना चाहते हैं, और हमारे पूरे सेटलमेंट्स क्लियर है और इसमें कोई डिस्प्यूट्स नहीं है और तमाम डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जब सेकंड अपीयरेंस में जब आप कोर्ट को ऐसे स्टेटमेंट दे देते हो तो कोर्ट आपको डिक्री ग्रांट कर देता है, कोर्ट डिक्री ग्रांट कर देता है।
तो इसी तरह से आपका डाइवोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन मीन्स जैसे कि अब आपने हस्बैंड वाइफ है, कोई बॉम्बे में रह रहा है या कोई गुजरात में रह रहा है या कोई किसी और भी XYZ, मीन्स हस्बैंड कहीं रहता था और वाइफ कहीं रहती है, उनकी मैरिज किसी थर्ड प्लेस पे हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आप किस जगह फाइल करेंगे इस मैटर को, इस एप्लीकेशन को कहाँ फाइल करेंगे? इसमें यह होता है कि भाई 3 जगह आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। 3 जगह में से फर्स्ट ये होता है कि भाई आप फर्स्ट फाइलिंग आप कर सकते हैं कि भाई जहाँ मैट्रिमोनियल आपकी हुई थी, जहाँ पे मैरिज हुई थी, उस जगह पे प्लेस पे फाइल कर सकते हैं। और उस जगह पे फाइल कर सकते हैं जहाँ अभी आप प्रेजेंट में दोनों हस्बैंड वाइफ अभी प्रेजेंट में जहाँ रिसाइड कर रहे हैं वहाँ भी फाइल कर सकते हैं। थर्ड, आप फीमेल जहाँ आपकी वाइफ है, वाइफ जहाँ पे रह रही है अभी एज प्रेजेंट, जहाँ पे रिसाइड है वाइफ का रेसिडेंस है, उस जगह पे भी आप फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग फाइलिंग कर सकते हैं। और फाइलिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको जो तमाम चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में आपको ये डाइवोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, उसमें डिक्री ग्रांट हो जाती कोर्ट, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ है क्या?